हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डेज। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, सही है। तो लास्ट लेक्चर में वी हैड सीन दी रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17 विद हैलोजेंस एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं दोस्त, ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो होते हैं दे डोंट रिएक्ट इजीली, पता है ना। दे आर नोबल, तो वो रिएक्ट नहीं करते, तो उनको हेलोजन से रिएक्ट करके कोई मतलब नहीं है, बहुत फोर्स करना पड़ेगा। सो दे डोंट डायरेक्टली रिएक्ट विद हेलोजेंस, दिस इज द रीजन they don't react. Simple. अब हम in this particular lecture what we are going to talk is reactivity of these groups with metal. Okay. Hopefully आपका टेस्ट अच्छा गया होगा. Many of you said कि वो टेस्ट में appear नहीं हो पाए, so you please talk to Prathamesh sir. Well, let's talk about the reactivity of these group elements with metal. तो सबसे पहला जो ग्रुप आता है हर बार की तरह, अगेन विल टॉक अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट फर्स्ट एंड द रिएक्टिविटी। ठीक है। सो अब जो एलिमेंट है ग्रुप 16 के, दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड दे फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स। सो दिस ग्रुप, व्हाट हैपेंस, द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग कंपाउंड, मतलब मेटल का वो कंपाउंड बनाएंगे, वो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक मेटल, लेट्स से एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम को रिएक्ट अगर मैं करूँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन, सी वो अकेला तो होता नहीं, इट विल गिव O2, so it will form a structure, it will form a compound called aluminium oxide which is Al2O3। ठीक है, बनाएगा भाई अपना वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज Al2O3। तो भाई यहाँ पे O3 है या O2 है भाई, 9 साफी है, एल यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, तो लेट अस मेक इट एज 2। तो ये हो गया। अब इसको रिएक्ट करना है, यहाँ पे इवन है यहाँ पे ऑड है, तो क्या करें, वी हैव टू डू समथिंग लाइक दैट जिससे दोनों ही क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हो जाएगा ये 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई। सो अब एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4, तो भाई ले यहाँ पे चेंज कर देते हैं 4, राइट। सो यू गॉट 4Al plus 3O2 will give me 2Al2O3 which is what, your aluminium oxide। ठीक है। सिमिलरली अगर एक और मेटल लूँ और दूसरा एलिमेंट, ओके लेट्स टेक कॉपर लूँ, और इफ आई रिएक्ट दिस विद सल्फर, ये इजीली रिएक्ट होगा एंड विल गिव मी कॉपर सल्फाइड। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक मेटल लेता हूँ मैग्नीशियम, इफ आई रिएक्ट दिस विद सेलेनियम, आई विल गेट मैग्नीशियम सेलेनाइड। समझ में आ रहा है? सो दिस आर दी सम ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे क्या होता है, ग्रुप 16 के कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, दे रिएक्ट विद मेटल एंड दे फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड। सिमिलरली एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो थोड़ा डिफरेंट है, सी वी ऑल नो टेल्यूरियम, इट डजंट रिएक्ट रेडीली, बट ये थोड़ा सा रिएक्ट करता है किसके साथ, गोल्ड के साथ। इट रिएक्ट्स विद द गोल्ड Au plus Te and it gives us aluminium telluride, which is let me just erase this one first, just a minute। ये बाबा, ये erase कर देता हूँ। ठीक है। ओके, सो अब मेरे को जो एल्यूमिनियम सॉरी गोल्ड टेलुराइड जो मिलता है, इट इज Au twice T3, कुछ ऐसा मिलता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गोल्ड टेलुराइड। ओके, नाउ लेट अस बैलेंस। गोल्ड कितना है, 2। ओके, टेलुरियम कितना है, 3। सो दिस गिव मी एल्यूमिनियम टेलुराइड। सो सॉरी, गोल्ड टेलुराइड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर, सी जितने भी मैं नेम बोल रहा हूँ, whenever my group 16 element reacts with metal, it gives the corresponding compound, है ना, उस नाम से। so this is magnesium selenide, this is copper sulfide, this aluminium oxide, then again your gold telluride, something like this। ठीक है। so ये थे मेरे group 16 के elements and how they react with metals। now moving ahead,
ओके, अब बात करते हैं भाई अपना ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? सी वी ऑल नो ग्रुप 17 इज ऑफ हेलोजन्स। और भाई हेलोजन जो होते हैं दे आर वेरी मच, मतलब बहुत सुपर रेडी रहते हैं, दे रेडीली रिएक्ट विथ व्हाट? मेटल्स। ठीक है, वो मेटल से बहुत इंस्टेंटली अच्छे से रिएक्ट करते हैं एंड दे विल गिव यू हलाइड्स, दे गिव यू हलाइड्स ऑफ मेटल। okay, they give me halides of metal. For example, let's say chlorine. तो अगर मैं एक मेटल लेता हूँ सोडियम, इफ आई रिएक्ट दिस विद क्लोरीन, Cl अकेला नहीं होता, इट इज इन द फॉर्म ऑफ Cl2, राइट, और ये Cl2 लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम अपना सॉलिड फॉर्म में। सो इट गिव मी व्हाट? NaCl, इट गिव मी NaCl व्हिच इज अगेन अ सॉलिड, खाते ही हो घर पे बैठ के। सो ये Cl2 है, यहाँ पे Cl है, इसको 2 करना पड़ेगा, तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2 तो मुझे यहाँ पे भी 2 बैलेंस, राइट। सो दिस इज हाउ योर halogens they readily react with your metals. Similarly, if I talk about the next element, let's say magnesium, next metal magnesium को अगर मैं react करूँ किससे? ब्रोमीन से, that is Br2, again I'll get what? Mg Br2, Mg के वैलेंसी 2 है, इसके लिए बैलेंस ही ऑलरेडी, राइट। Magnesium is metal is in solid form, Br2 is a liquid, and this again I'll get a solid form, right. So ये तो कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे हेलोजन जो है वो रेडिली रिएक्ट होके दिल गिव मी मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली मेनी अदर हेलोजन्स दिल रिएक्ट एंड दिल गिव मी द कंपाउंड। बट अगर मैं बात करूँ भाई कौन कैसे देगा, मतलब कौन रेडिली रिएक्ट होगा, कौन कैसे रिएक्ट होगा, कौन जल्दी रिएक्ट होगा, किसका ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा, तो टॉकिंग अबाउट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ माई हेलाइड, टॉकिंग अबाउट द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ माई हेलाइड, जस्ट अ मिनट। आयोनिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो आयोनिक कैरेक्टर आप बात करेंगे आयोनिक कैरेक्टर की, तो वो ना डिक्रीज होता है। आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। फ्लोरीन भी रिएक्ट होता है मेटल से बहुत रेडीली, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है। एस्टराइन डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वी ऑल नो इट इज व्हाट? रेडियो एक्टिव मटेरियल है, थोड़ा अलग ही लेवल का आदमी है वो। सो मैं अगर इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आयोनिक कैरेक्टर, if I talk about ionic character of metal compound, halide के जो metal compounds हैं, ठीक है, it decreases, कैसे डिक्रीज होता है सर? तो मेटल का है, फ्लोरीन का मेटल के साथ है फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा? फ्लोरीन का, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वैसे वैसे इनका आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो M है, सी गाइस, M इज व्हाट? इट इज मोनोवैलेंट, देख रहे हो? अगर मेरा M मोनोवैलेंट है तो इनका आयोनिक कैरेक्टर ऐसे डिक्रीज होगा, ओके। अब मैं बात करूँ अगर मेटल हैलाइड्स जिनमें मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा है, मतलब अब मैं मोनोवैलेंट की बात नहीं करूँगा, मैं डाइवैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट। ये किसके लिए है? मोनोवैलेंट के लिए, ओके। इफ आई टॉक अबाउट, सो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट एलिमेंट्स या फिर मेटल हैलाइड के ऐसे वालों के लिए, मेटल हैलाइड्स, लेट्स से मेटल हैलाइड MX, ऐसे वालों की बात करूँ तो जिसमें अगर X जो होगा वो 1 और 2 होगा या 3 होगा, समथिंग लाइक दिस, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना, +1 +2 +3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे मेटल हैलाइड जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा वो ज़्यादा क्या होते जाएंगे? कोवैलेंट होते जाएंगे, ठीक है। सी यहाँ से आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, और ऐसे अगर मैं ऐसे बात करूँ वापस तो यहाँ से आयोनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इफ़ यू गो डाउन दिस वे तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, राइट। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा है क्या होगा? उसका कोवैलेंसी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होते जाएगा तो उसका आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट, ओके। आई होप दिस इज मोर क्लियर। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, लेट्स से ओके, लेट्स से PbCl4,
लेट्स से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड, लेड टेट्राक्लोराइड, या फिर मैं बात करूँ एंटीमनी टेट्राक्लोराइड, या फिर मैं बात करूँ ये आपका ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ना एज वी मूव लाइक दिस, एज वी मूव लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर आप देखो जैसे जैसे यहाँ पे इसका -4, इसका -4, इसका ऑक्सीजन +4 हो गया, +4 +5 +6, सो क्या जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा इनकी क्या बढ़ेगी, कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगी, there be increase in covalent character like this. So समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल SnCl4 या फिर PbCl4 या फिर तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होगा, UF6, उसके बाद फिर SbCl5, फिर लेड टेट्राक्लोराइड, फिर टिन टेट्राक्लोराइड, समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ इट हैपेंस. तो ग्रुप 17 में क्या होता है, हेलोजेंस दे रेडिली रिएक्ट विद मेटल, बट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट. बट जैसे जैसे आप देखोगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ओके जैसे जैसे आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान देना. ये तो सिर्फ मोनोवैलेंट के लिए है, बट अगर मैं बाइवैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट या उनकी आगे आगे बात करूँ तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर मेटल का क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उनका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, राइट. दीस आर दी सम एग्जांपल्स. Okay, this is clear. Good. Okay, so this was about group 16 and group 17. आपको group 18 के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, नोबल गैस है तो भाई छोड़ ही दो उसको, उसका रिएक्टिविटी है ही नहीं, उसकी रिएक्टिविटी की बात ही नहीं करेंगे. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मज़ा आता है पढ़ने में दोस्त, जिसको स्ट्रक्चर वक्चर में बहुत मज़ा आता है उसके लिए बहुत तगड़ा टॉपिक है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलोट्रॉपी. We are going to talk about एलोट्रॉपी. तो एलोट्रॉपी की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स की. सो अगर ग्रुप 16 एलिमेंट की एलोट्रॉपी की बात करें तो देखो भाई यहाँ के जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 16 में सारे भाई एलोट्रॉप दिखाते हैं. सारे क्या दिखाएंगे, एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, सबका एलोट्रॉप होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, फॉर अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स है, O2 एंड O3, है ना. और भाई सल्फर की बात करूँ तो इसके तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, लेकिन जो मेजर एलोट्रॉप जो हम पढ़ते हैं वो एक होता है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको डीपली पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ योर सल्फर. इवन अगर मैं बात करूँ दोनों ही एलोट्रॉप जो होते हैं दे आर नॉन मेटालिक. both the electrodes are non-metallic. Now talking about sulfur, selenium की अगर मैं बात करूँ, if I talk about selenium, selenium के भी 2 electrop होते हैं. It also has 2 electrops, ठीक है, 2 electrops. एक जो होता है वो रेड होता है, एक होता है ग्रे electrop. selenium का एक electrop रेड कलर का होता है, एक होता है ग्रे, ठीक है. जो रेड वाला होता है it is non-metallic and the grey one is metallic, ठीक है. ये ग्रे वाला मेटालिक होता है, इसके लिए इसका हम यूज़ भी करते हैं. वी यूज़ इट इन अ फोटोकॉपी प्रोसेस. ग्रे एलोट्रॉप जो होता है किसका, सेलेनियम का, उसका हम यूज़ करते हैं फोटोकॉपी के प्रोसेस में. लेट अस डिस्कस, वो भी बात करेंगे. मैं दिखाता हूँ हाउ इज द प्रोसेस एंड हाउ वी आर यूजिंग ग्रे मेटालिक. ओके, जस्ट अ मिनट. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस, इसको ध्यान से देखो आप. सो यू विल सी कि भैया यहाँ पे यू विल सी द स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो. दिस डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ योर ग्रे सेलेनियम एलोट्रॉप, ठीक है. उसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं. तो अब देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिस सर्कुलर थिंग इज अ ड्रम. दिस पार्ट इज ड्रम, ठीक है. ये ड्रम पे क्या करते हैं हम, लेट मी चेंज द पेन जस्ट अ मिनट, इसको डार्क कर देते हैं. ओके, सो ये जो ड्रम है, ठीक है, ये जो ड्रम है, ये ड्रम पे हम सेलेनियम कोटिंग कर देते हैं. वी कोटेड विथ सेलेनियम. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, ड्रम
के अंदर will coat this drum, this rotating drum with selenium which is having positive charge, which is having positive charge. तो ये ड्रम जो हो गया चार्ज हो गया, ठीक है. ड्रम को हमने चार्ज कर दिया किससे, पॉजिटिव चार्ज सेलेनियम से इसको पूरा कवर कर दिया, ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग, अब इस ड्रम के ऊपर हम ये सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, फोटो एक्सपोज करेंगे लाइट सोर्स से, ठीक है. विल एक्सपोज दिस फोटोग्राफ ऑन दी ड्रम. एक्सपोज करने के बाद क्या होता है, जैसे इस पर एक्सपोज करेंगे ये what expose this image to this drum, what happens, ये जो इमेज होता है ना, ये इमेज के ऊपर जो टोनर होता है, इट हैज टोनर. ये जो टोनर के पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है. दिस टोनर पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ड्रम. सो नेगेटिवली चार्ज इमेज टोनर will get attracted towards the positive charge selenium on this drum. तो जैसे वो अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वो स्टिक हो जाएगा, तो वो आगे रोल होगा. वो रोल होगा तो हम यहाँ से विल सी देयर इज अ प्लेन पेपर हियर, विल पुट अ प्लेन पेपर हियर. प्लेन पेपर इधर आएगा और ये ड्रम इससे क्या कांटेक्ट में आएगा, और ये ड्रम का जो भी इमेज है जो इस पे बना है, वैसे पॉजिटिव सेलेनियम और नेगेटिव टोनर का, वो इस पेपर पे छप जाता है. इट इज दिस इमेज इज ट्रांसफर टू दिस पेपर, ठीक है. अब वो जब ट्रांसफर हो गया तो ये बाहर आएगा कॉपी. इस कॉपी को हम करते हैं हीट, ठीक है. हीट आपने देखा होगा, जरा कॉपी निकालते तो गर्म होती है, इसको हीट करते हैं सो दैट टोनर जो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट करे और इमेज को प्रॉपर फिक्स कर दे इस पेपर पे, ठीक है. नाउ इमेज इज बिन प्रॉपरली फिक्स्ड ऑन दिस पेपर. अब क्या करते हैं, उसके बाद ये जो ड्रम है, ड्रम के ऊपर जो भी थोड़ा मोड़ा जो सेलेनियम का पार्टिकल बचा है या फिर टोनर पार्टिकल बचा है, उसको रिमूव कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग और बाय फ्लडिंग इट विथ लाइट. इसके ऊपर बहुत सारी लाइट मारते हैं सो दैट क्या होगा, ये ड्रम पूरा क्लियर हो जाए विथ फ्रॉम दी टोनर से पूरा ड्रम का जो भी ड्रम के ऊपर जो सेलेनियम पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो टोनर लगा है वो टोनर पूरा निकल जाए, ठीक है. उसके बाद वापस हम इट विल गेट कोटेड विथ सेलेनियम एंड अगेन द प्रोसेस विल रिपीट. एंड दिस इज हाउ यू जनरेट अ फोटोकॉपी विद द हेल्प ऑफ selenium, which is grey allotrope of selenium. Grey allotrope of selenium से हमें ऐसा image मिलता है. So I hope this particular process is clear to everybody. Okay, let us move ahead then. So here let's talk about the properties of allotropes of sulfur. ठीक है. So जब भी हमने पीछे अभी जस्ट देखा था कि we had seen that there are two major and main allotrope of sulfur, that is alpha and monoclinic. Okay, एक point देखेंगे and we will see the difference between both alpha sulfur and beta sulfur. Alpha sulfur is also called as rhombic sulfur and beta is also called as monoclinic. Why it is so called as rhombic sulfur? Because it's in the shape of a rhombus. It is a octahedral. It has a octahedral compound. Okay, it makes a octahedral structure और ये rhombus जैसा दिखता है. एंड दिस इज अ सिंपल मोनोक्लिनिक, ठीक है. एक निडल जैसा दिखता है ये, और ये इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. आई ड्रॉ स्ट्रक्चर डोंट वरी. ओके, सो पहले देखते हैं कलर. इफ यू टॉक अबाउट कलर, दी rhombic sulfur or alpha sulfur is pale yellow in color, and if you talk about monoclinic, it is bright yellow solid. Okay, shape, it is orthorhombic crystal, right? It is a orthorhombic crystal and it is like a needle shape monoclinic crystal. जैसे कि for example, if I want to draw this orthorhombic crystal of this sulfur, so how I can draw? So it's simple. Do you see this? Just a minute, let me change the pen. So अभी ये I'm drawing a rhombic structure. Okay, so it looks something like this. Something like this. I'm bad in drawing, I'm so sorry. Let me draw it once again. Just a minute.
ये आ गया है. So this is something. This is what orthorhombic sulfur look like. Okay, this is how your orthorhombic sulfur looks like. Orthorhombic crystal look like. And if we talk about the needle shape monoclinic crystal, तो ये तो तुम्हारा अल्फा हो गया. ओके, बीटा की बात करो तो ये तो बहुत सिंपल है. बीटा फॉर्म्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन हो जाता है. Something like this. This is how your beta sulfur look like, or we can say it is monoclinic. ठीक है, it is a needle shape. It is something needle shape. I'll show how the process of conversion of alpha sulfur to beta sulfur. Don't worry. Okay, talking about melting point. Melting point of your alpha sulfur is 385.8 Kelvin. Melting point of your beta sulfur is 393 Kelvin. Okay. And talking about solubility, both the solutions are soluble in carbon disulfide. Both the electrons are soluble in carbon disulfide. Okay, if we talk about rhombic sulfur, it is insoluble in water. Rhombic sulfur is insoluble in water, and both are soluble in carbon disulfide. It is a organic solvent, तो उसमें हो जाता है. ओके, स्टेबिलिटी की बात करूँ तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे, बिकॉज रॉम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों के अंदर 8 एटम होता है. ठीक है, बोथ हैव 8 एटम ऑफ सल्फर. सिर्फ उनका स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि वेदर द मास इलेक्ट्रॉन वुड बी अल्फा और इट कैन बी बीटा. ठीक है, फाइन. सो टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, 369. अगर रॉम्बिक सल्फर है तो ये 369 केल्विन के नीचे होगा तो स्टेबल होगा. अगर ये 369 केल्विन के ऊपर जाता है टेम्परेचर इसका, तो इट विल कन्वर्ट टू मोनोक्लिनिक डायरेक्टली. ठीक है, सो द स्टेबल, it is stable below 369 Kelvin and it transform to beta sulfur if it went above 369. फाइन. अच्छा, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंस वी ऑल नो दैट दोनों के पास 8 मॉलिक्यूल है. बोथ हैव 8 एटम, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, 8, बोथ हैव व्हाट, 8 एटम. सो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ यू सी, दे हैव अ पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर. भाई पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट. इरेज दिस शेप इरेज कर देता हूँ, देन आई विल शो यू हाउ स्ट्रक्चर इज फॉर्म. बोथ हैव S8 पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर. इसका मतलब ये होता है दोस्त, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सो इट इज लाइक W और क्राउन जैसा, समथिंग लाइक दिस. समथिंग लाइक दिस, W, या फिर आप इसको क्राउन बोल लो. राइट, so this is what is a puckered structure. This is what is a puckered structure. Puckered structure का सिंपल मीनिंग है, मैं बोलूँ तो it is a ring which is bend. जो रिंग है वो बेंड हो चुकी है. ठीक है, एक एक पॉइंट से, और उसके दो अपोजिट साइड है वो सामने आ जाता है. ठीक है, दो अपोजिट साइड जो है, दोनों अपोजिट, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है. ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, we call it as a puckered structure. देखो ये बोर्ड जैसा भी बना रहा है. It is also like a board. बोर्ड नहीं, बोर्ड नहीं, बोट. और जो उसके अपोजिट एंड होते हैं वो नीचे फेस कर रहे होते हैं. फाइन. ये चेयर फॉर्म में भी बन सकता है, बट सिंस देयर इज 8 S8, तो ये कुछ ऐसे क्राउन फॉर्म बनाता है. अगर X6 होता तो इट मेक्स चेयर फॉर्म. ठीक है, तो दोनों पकड़ फॉर्म में बनाते हैं. दोनों में भी डिफरेंस दोनों के स्ट्रक्चर में ये आता है कि जब भी रॉम्बिक सल्फर या फिर अल्फा सल्फर बनते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट, इफ यू टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इट, तो जो रॉम्बिक है उसका अरेंजमेंट वो ना फ्री ऐसे घूमते हैं, ऐसे अलग अलग रहेंगे ऐसे.
ये तीनों अलग अलग है, ठीक है ऐसे। बट इफ आई टॉक अबाउट मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में भी क्या होता है, ये तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, बट जो अरेंजमेंट होता है इनके मॉलिक्यूल्स का वो थोड़ा अलग हो जाता है। दे पाइल अप ऑन ईच अदर, समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, ये ऐसा है, तो दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है वो एम जैसा बनेगा, उल्टा डब्ल्यू। अब ये जो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, हाँ मॉलिक्यूल ऐसा, फिर फोर्थ मॉलिक्यूल कुछ ऐसा आके फटेगा, ठीक है। तो ऐसा बनेगा तुम्हारा, ये कंबाइन होगा एंड दिस विल फॉर्म योर मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर, ठीक है। और जब वो सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे रहेंगे तो यू विल गेट व्हाट, एसिड मॉलिक्यूल ऑफ occurring that is rhombic sulfur. Fine. Now talking about method of preparation. मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, एक रोल सल्फर होता है। रोल सल्फर क्या होता है पता है, सल्फर का रोल्स आता है। दुकान अगर जाओगे ना दुकान से मतलब कोई भी दुकान पे नहीं मिलेगा, सो जो जहाँ से ये सब कंपाउंड्स मिलते हैं वहाँ आप जाकर देखो, यू विल आस्क फॉर सल्फर रोल, दे विल गिव यू अ रोल, सल्फर का रोल मिलता है, ठीक है। वो कुछ, अरे तुम्हारा आलू रोल खाते हो ना, फ्रैंकी वैंकी वैसा दिखता है, सिंपल ऐसा होता है, येलो इस कलर का, ठीक है। क्या करते हैं, ये रोल को हम कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइसल्फाइड को ये रोल में डाल के इसका इवापोरेशन करवाते हैं। इसका जो इवापोरेशन होता है, सो यू गेट व्हाट, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। हम क्या करते हैं, कार्बन जो सल्फर का रोल है उसको किस में डालते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में डाल के उसको इवापोरेट करवाते हैं एंड देन यू गेट अ रोम्बिक सल्फर। नाउ टॉकिंग अबाउट योर मोनोक्लिनिक सल्फर, जो आपका निडल जैसा दिखता है, उसको सिंपल है, हम क्या करते हैं, जो रोम्बिक हमें मिला है सल्फर, रोम्बिक सल्फर मिला है, उसको हम क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। वी मेल्ट दैट रोम्बिक सल्फर, ओके। आफ्टर मेल्टिंग दैट रोम्बिक सल्फर, उसको अच्छे से हीट करेंगे, उसको गर्म करके उसको मेल्ट करने के बाद ना उसको धीरे धीरे उसको क्या करने देंगे, कूल होने देंगे। जब उसको कूल होने देंगे ना, तो उसके ऊपर देखो, जैसे आप देखोगे कोई क्रिस्टल आप बना रहे हो, कूल होगा ना, बर्फ़ की बात कर लो तो आप जब देखो व्हेन यू पुट वाटर, सबसे पहले ऊपर के लेयर पे क्रस्ट बनता है, नीचे अभी भी लिक्विड ही होता है, तो ऊपर के लेयर पे थोड़ा थोड़ा क्रस्ट बनना चालू होता है। वैसे ही इसको भी जब हम कूल करते हैं, मेल्ट करके, ऊपर के लेयर पे क्रस्ट बन जाता है। जब ऊपर के लेयर पे क्रस्ट बन जाता है ना, वी पुट 2 होल्स हियर। हम क्या करते हैं इसमें ना, इधर से एक होल करते हैं और यहाँ से एक होल करते हैं, और ये होल में से बाकी जो बचा हुआ लिक्विड उसको निकाल देते हैं बाहर। तो जब उसको निकाल दोगे ना, तो ये जो स्ट्रक्चर अंदर बनेगा ना, वो तुम्हारा निडल शेप मिलेगा, ऐसे 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 निडल शेप स्ट्रक्चर बनेगा, और उसका जो शेप होगा वो होगा मोनोक्लिनिक, ठीक है। सिंपल है, क्या करेंगे, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करते हैं एक डिश में और उसको कूल करते हैं, फिर उसका क्रस्ट जो बनता है उसके अंदर होल करके फिर उस क्रस्ट से पूरा लिक्विड निकाल के बाहर करेंगे एंड द स्ट्रक्चर विच विल गेट इट अ बीटा सल्फर। नो वरीज, आई विल शो यू अ स्मॉल वीडियो ऑन इट, ठीक है, प्रोसेस कैसे होता है, देन यू विल गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। जस्ट अ मिनट, okay, so this is the video which will show you actual process of your formation of monoclinic sulfur. See what happens in here, what we do, so this is how your actually monoclinic sulfur. Monoclinic sulfur is only stable above 95.3 degrees Celsius. And we know that monoclinic sulfur is stable above 396 केल्विन, ओके। तो इसलिए उसके नीचे आएगा तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बिक। देखो, दिस इज हाउ वी डू, रोम्बिक क्रिस्टल लिया, उसको धीरे धीरे हीट करके वी मेल्ट इट और उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ओके। अगर आप उस केल्विन 396 केल्विन से नीचे की बात करोगे जैसे ही, तो वो आपका जो बीटा सल्फर है इट विल डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड बैक टू योर रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। सो देखो, इसको स्लोली मेल्ट कर दिया। नाउ आई विल कीप द डिश सो दैट वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाए। जब वो कूल हो जाएगा, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब हम क्या करेंगे, विल मेक 2 होल्स इन द क्रस्ट, ओके। दिस इज हाउ वी मेक द 2 होल। उसके बाद वी विल पोर ऑल द लिक्विड फ्रॉम द क्रस्ट। अभी मोल्टन सल्फर को हमने निकाल दिया वो होल से,
Now if you observe, you'll find something like this. कुछ ऐसा बनेगा. इसको अंदर से अगर आप ध्यान से देखोगे so ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है. If you see, it has many needles inside. जब उसको मैं कट कर रहा हूँ, see, it has many needle like structure. ठीक, observe this carefully. देख रहे हो? So this is what is your monoclinic sulfur crystal looks like, and this is how it is formed. Okay, तो समझ में आया how your monoclinic crystal is formed? Okay, so अब तो ये तो हो गया भाई एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑफ ऑक्सो एसिड्स. बहुत मस्त टॉपिक है दोस्त, मज़ा आएगा पढ़ने में. ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर. यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सो एसिड्स. अब ऑक्सो एसिड का सिंपल मतलब क्या है? हैलोजन कंपाउंड में भी हमने देखा था, जब हम देख रहे थे रिएक्शन इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो वो भी ऑक्सो एसिड्स बनाते थे, राइट, बाइनरी कंपाउंड करके, राइट. डू यू रिमेंबर वहाँ पे क्या था? आपने देखा, मैंने जब बताया था, वी हैव सीन दैट उसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है, मिनिमम एक ऑक्सीजन एटम होना चाहिए और एक तीसरा एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सो एसिड कैसे बनेगा? उसमें एक ऑक्सीजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट. सो ऑक्सो एसिड एक्चुअली होता है क्या? इट इज़ जस्ट सिंपली ऑक्सी एसिड. ऑक्सो एसिड को एकदम सिंपल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ऑक्सी एसिड, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, विच कंटेन व्हाट? ऑक्सीजन. सो अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऑक्सो एसिड इज अ कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड वेयर विच कंटेन व्हाट? योर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, ये तो होना चाहिए, और एटलीस्ट एक दूसरा एलिमेंट, एटलीस्ट वन डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है, अब ऑक्सो एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन मिनिमम और एक ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए, मिनिमम एक हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब बॉन्ड करेगा तो आपको कटायन और एक एनायन मिलने वाला है. ठीक है, जब ये बॉन्ड करेगा और इसका डिसोसिएशन जब करेंगे तो इट विल गिव अ कटायन एंड एनायन. ठीक है, H प्लस आयन मिलना चाहिए, याद है ना बेसिक फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड, है ना. तो ऑक्सो एसिड कुछ ऐसे एसिड्स हैं, दीज आर कंपाउंड विच हैज़ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एटलीस्ट वन डिफरेंट एलिमेंट. और ऐसा होना चाहिए कि एक एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए ही बनाए, सो दैट जब इसका डिसोसिएशन होगा तो हमें H प्लस कटायन मिलना चाहिए. फाइन. सो आई होप ऑक्सो एसिड का मतलब समझ में आया. नाउ वी विल सी ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. उसमें भी मेजरली हम बात करने वाले हैं सल्फर की. सो जो अगर मैं दोस्त सल्फर की बात करता हूँ ना, इफ आई टॉक अबाउट सल्फर, तो सल्फर भाई बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है, बहुत सारे कॉमन आपको पता भी होंगे, आपने शायद लैब में यूज़ भी किया हो होपफुली. सल्फ्यूरिक एसिड तो यूज़ किया होगा, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया ही होगा. देखो H2SO4 है कि नहीं, किया है ना यूज़. हाँ, तो अब लेट मी जस्ट राइट. ओके फाइन. तो अब देखो, सो क्या हो रहा है, सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं भाई. ठीक है, इट फॉर्म्स सल्फर. टॉक अबाउट सल्फर, इट फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. फाइन. इसमें से कुछ स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल है. ठीक है, किसी किसी को तो निकाल भी नहीं सकते हैं. ठीक है, और ये मेजरली आपको एक्वस फॉर्म में मिलेगा या फिर सॉल्ट फॉर्म में मिलेंगे जो ऑक्सो एसिड्स है. या तो यू विल गेट इधर इन एक्वस फॉर्म और यू विल गेट देम इन नीदर सॉल्ट फॉर्म. फाइन. सो ऑक्सो एसिड, सल्फर बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स देता है. सम ऑफ देम आर अनस्टेबल, और कुछ कुछ तो आप उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, आइसोलेट ही नहीं कर सकते. एंड दे आर फाउंड इन विच, दे आर इधर फाउंड इन एक्वस फॉर्म और इन अ सॉल्ट फॉर्म. अभी कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड देखते हैं सल्फर के, और वे स्ट्रक्चर की बात करते हैं. फाइन. लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर इज your sulfurous acid. Sulfuric acid नहीं, sulfurous acid. It has a
फॉर्मूला H2SO304, ठीक है, H2SO3। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सल्फर इज इन मिडिल, इट इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। और मैंने क्या लगा, ऑक्सी एसिड में ऐसा होना चाहिए मिनिमम एक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड करना चाहिए। यहाँ पे तो दो करता है, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर होता है यहाँ पे। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सल्फ्यूरस एसिड। फाइन। इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज, सबको पता है भाई, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है सर। फॉर्मूला H2SO4, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बस भाई अब एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर के बदले वापस आपका एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, OH and OH. This is what is your sulfuric acid looks like. Okay, this is how your sulfuric acid look like. Okay, अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है ऑक्सो एसिड्स में, तो जो थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, सो जो थर्ड स्ट्रक्चर है दोस्त अपना, या फिर वी कैन से थर्ड ऑक्सो एसिड ऑफ योर सल्फर, सॉरी पेन का कलर, so third oxo acid of a sulfur is called as di or pyro sulfuric acid, डाई या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सो नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि भाई यहाँ पे जो होगा बंदा, यहाँ पे अपने पास दो सल्फ्यूरिक एसिड होंगे और जो कंबाइन हो रहे होंगे। लेट्स जस्ट ड्रॉ द टू सल्फ्यूरिक एसिड, डबल बॉन्ड O, OH, फिर OH, ठीक है, ये एक हो गया, दूसरा यहाँ बना लेते हैं, OH, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये जब जॉइंट होंगे तो समथिंग हैपन कि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा और ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे। सो दे विल जॉइन सच अ वे, ऐसे कुछ OH, ठीक है, ये O इसका, it will get joined with this OH or double bond O. So if you observe here, if you count number of sulfur, it is 1, 2, number of hydrogen 1, 2, number of oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the formula you will get is H2S2O7, ठीक है। सो डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसे बनता है, एंड द फॉर्मूला इज H2S2O7। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, जो फोर्थ कंपाउंड है, फोर्थ ऑक्सो एसिड जो है हमारे पास, ठीक है, इट इज परऑक्सी, इट इज व्हाट, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें परऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो इस नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट एक सल्फ्यूरिक एसिड होगा जिसके अंदर एक ऑक्सीजन बढ़ गया होगा। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, H2SO4 के बदले क्या आएगा, 5, समथिंग लाइक दिस। सो स्ट्रक्चर विल बिकम समथिंग लाइक S डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, डबल बॉन्ड O रहेगा ही, एक OH रहेगा। अभी जो ये वाला पार्ट है, यहाँ वाला जो OH है, उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज योर परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज व्हाट इज योर परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द फिफ्थ पार्ट, ठीक है। पांचवें ऑक्सी एसिड की बात करूं मैं, सो ये भी सिमिलरली परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक था ना, अब हो जाएगा ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक। सिमिलरली जो हमने देखा था सल्फ्यूरिक फिर डाइसल्फ्यूरिक, वैसे परऑक्सी मोनो और फिर परऑक्सी डाई। मतलब अब क्या होगा, दो सल्फर एसिड में जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें भाई जो एक ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, उसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जैसे अभी आप उन्होंने पीछे देखा था कि डाइसल्फ्यूरिक एसिड, उसमें क्या हो गया था, है एक ऑक्सीजन कम हो गया था, याद है डाइसल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 होना चाहिए था O8, बट क्या हो गया था कि H2 बाहर निकल गया था, तो H4
H4O7 आया था। वैसे ही हम क्या करेंगे, डाइसल्फ्यूरिक एसिड पहले लिखेंगे, उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, सो लेट्स राइट, क्या हो जाएगा मेरा, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, OH OH, राइट, फिर S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो अब क्या होता है, यहाँ से ना दोस्त, यहाँ से सिर्फ 2 H जाएंगे, यहाँ से 2 H जाएंगे। सो जो अपना डाइसल्फ्यूरिक एसिड था उसमें H2O निकला था, ठीक है। तो अपना डाइसल्फ्यूरिक एसिड में 7O था, बट ये क्या हो गया, पर ऑक्सीजन है, मतलब एक O बढ़ जाना चाहिए। सो टोटल ऑक्सीजन आइटम कितना होना चाहिए, 8। तो उसके लिए H2 नहीं, सिर्फ H2 निकलेगा, एंड यू विल गेट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, डबल बॉन्ड OH डैश इसका O, फिर डैश इसका O, S OH, you get a structure something like this. So this is a oxo acid which is called as peroxy डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब डाइसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ गया। पहले क्या था, ये ऑक्सीजन नहीं था सल्फ्यूरिक एसिड में, याद है जब मैंने देखा डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ये नहीं था, अब ये ऐड हो गया है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन which is the 6th oxo acid of your sulfur, जिसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सो द थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है पता है, यहाँ पे सिंपली पहले सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH, क्या हो गया, ओके, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और अपना OH यहाँ पर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर है। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है पता है, ये वाला जो है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय S, ये जो क्या हो जाता है, किससे रिप्लेस हो जाता है, S से, ठीक है। सो सिंपली आपको एक नया स्ट्रक्चर जो मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, S डबल बॉन्ड S OH OH डबल बॉन्ड O, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यू गेट स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, राइट। इसको हम बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। नंबर लेट्स काउंट, कितने ऐसे, 2 ऐसे, 2 H है, तो विल बिकम H2S2O3, okay, H2S2O3. So these are the oxy acids of ये 6th था, सॉरी 4th लिखा है। So these are the six oxy acids जो important थे, वो हमने डिस्कस किए with the structure. So these are the oxy acids of your sulfur. Now moving ahead and let's talk about the oxy acids of your group 17, that is halogens. Yeah, okay, so let's talk about the oxy acids of halogen. Oxy acids of group 17, that is halogens. सो भाई ग्रुप 17 हेलोजेंस की बात करूँ तो ये भी सल्फर जैसे ही बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। दे फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। लेकिन भाई आइसोलेट करने के लिए सिर्फ 4 ही है। प्योर फॉर्म में अगर आप बोलो आइसोलेट निकाल, प्योर फॉर्म में आपको मिले आइसोलेट करके निकाल सको आप, तो ऐसे सिर्फ 4 ही है, ठीक है, ऐसे सिर्फ 4 ही है। और बाकी सारे जो भी है, बाकी सारे वो तो या तो आपको एक्वस सोल्यूशन में मिलेंगे या फिर सॉल्ट फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा, ये जो 4 है, 4 कौन कौन से हैं, व्हाट आर दिस 4, ठीक है, व्हाट आर दिस 4 ऑक्सो एसिड्स ऑफ योर हेलोजन कंपाउंड। तो इट इज़ वेरी मच, सबसे पहला जो है वो आपका है हाइपोफ्लोरस एसिड, इट इज फर्स्ट वन इज हाइपोफ्लोरस एसिड, सेकंड वन इज परक्लोरिक एसिड, सेकंड वन इज perchloric acid, okay, it is perchloric acid. So HClO4,
4 perchloric acid. And talking about third one, it is your iodic acid. It is your iodic acid, HiO3. Okay, and the fourth one is meta per iodic acid. Meta per iodic acid. That is what meta per iodic acid. मतलब जो iodic acid था, जो iodic acid है उसके meta पे, so it is H2IO6. H2IO6. ठीक है, मेटा पर आयोडिक एसिड. सो दीज आर दी 4 जो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे. बट बाकी जो भी है वो या तो आपको एक्वस सोल्यूशन में मिलेंगे या तो सॉल्ट फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है, ये जा रहे जो बाकी जो भी है आप एक्सेप्ट दिस. बाकी सारे एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल है या फिर सॉल्ट फॉर्म में स्टेबल है, वरना वो स्टेबल नहीं होंगे, दे रिमेन अनस्टेबल. ओके, so now let us move ahead and see some of the oxy acids. और एक कुछ ऑक्सी एसिड्स जो है, जैसे कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन के ऑक्सी एसिड्स क्या क्या है वो एक देख लेते हैं, और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है वो देखते हैं. ओके, सो लुकिंग एट दिस ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन. सो अभी हमने 4 देखा जो आपको प्योर फॉर्म में ही मिलता है, और बाकी जो है वो आपको एक्वस फॉर्म में मिलता है. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन. तो अच्छा, इनके जेनरिक नेम होते हैं और सब सेम. सबसे इजी पार्ट ये है, इनका जेनरिक नेम होता है और उसी नेम के हिसाब से सारे हैलोजन आपको क्लासीफाई करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ऑक्सो एसिड्स के, अगर मैं फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड की बात करूँ, फिर मैं क्लोरीन का, देन आई टॉक अबाउट ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, उनके जेनरिक नेम है और उसके हिसाब से उसके ऑक्सी एसिड. फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो है हमने अभी देखा कि एक कंपाउंड वाला, सिर्फ एक O वाला, उसको हम बोलते हैं हाइपो. उसको हम बोलते हैं हाइपो. फ्लोरीन का तो फ्लोरस, क्लोरीन तो क्लोरस, ब्रोमीन है तो ब्रोमस, आयोडस, तो इसको हाइपो हेलस बोलते हैं. तो हाइपो हेलस, हाइपो हेलस एसिड. इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है आपका, हेलोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट में जो होगा 2 ऑक्सीजन होगा, उसको हम बोलते हैं हेलस एसिड. सिंपल, we call it हेलस एसिड. ये तो हाइपो हेलस एसिड हो गया, हेलस एसिड. यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो जाता है, so it become HXO2 something like this. okay, if about थर्ड में क्या होगा, ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा. ओके, एंड दैट बिकम्स हेलिक एसिड. हेलिक एसिड यहाँ पे फॉर्मूला है HXO4. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पर हेलिक एसिड. पर हेलिक एसिड. नेक्स्ट इज पर हेलिक एसिड. ओके, नेक्स्ट इज पर हेलिक एसिड. हेलिक एसिड में हमने एक थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, इंस्टेड ऑफ 4 इट शुड बी 3. हेलिक में ये 3 है, HXO3, और पर हेलिक में होता है एक ज़्यादा, HXO4. ठीक है, इन सबको देखो HXO या फिर HXO2, HXO3, आप इनको ऐसे भी लिखते हैं. वी कुड राइट इट समथिंग लाइक दिस. इसको हम HXO तो लिखा है, ठीक है, HXO को, इसको हम HOX लिखते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं, HOXO2. इसको हम कैसे लिखेंगे, HOXO2 समथिंग लाइक दिस. इसको ऐसे लिख सकते हैं HOXO3. ठीक है, जब हम हेलोजन इनपुट करेंगे तो वी वुड राइट इन दिस फॉर्म. ओके, दिस इज जस्ट जेनरिक नेम. हाइपो में 1, हेलस में 2, हेलिक में 3 और पर हेलिक में 4. ओके, चलो, जो फ्लोरीन है दोस्त वो सिर्फ एक ही बनाता है. it just form only one oxo acid which is called as hypofluorous. Which is what, hypofluorous, जिसका फॉर्मूला है अपने पास, we call it HXO है ना, या फिर HOX, तो we call it HOF. खत्म, इसका फॉर्मूला क्या है बस HOF. ये तो मेरा हो गया फ्लोरीन का. ओके, which form hypofluorous. Now talking about, if I talk about chlorine, भाई क्लोरीन जो है आपका वो हाइपो भी बनाता है, हेलस भी बनाता है, हेलिक भी बनाता है और पर हेलिक भी बनाता है. तो
अगर हाइपो बनाते तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, HOCl this oxo acid. If it is forming Helles, तो it will become HOClO, right? So it will become chlorus. Okay, हेलिक में क्या होगा, O3 होगा तो HOClO2 something like this, right? And per helic it will become HOClO thrice. समझ में आया? per helic. Talking about ब्रोमाइड या फिर ब्रोमीन की बात करें, अगर वी टॉक अबाउट ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में अगर आप देखो ना, ब्रोमीन डजंट फॉर्म योर हेलस एसिड, ब्रोमीन हेलस नहीं बनाता, ठीक है, वो सिर्फ हाइपो बनाएगा, हेलिक और पर हेलिक बनाएगा. तो सो इट इज वी हैव, जैसे फ्लोरीन का हमें बाकी नहीं मिला है, वैसे ही ब्रोमीन का हेलस नहीं है. ओके, सो वी हैव व्हाट, हाइपो for bromine HOBr, then directly we have helic for bromine, and it will be HOBrO2, right? And then per HOBrO thrice. सबसे सिंपल यही है दोस्त, इनके ही ऑक्सी एसिड सबसे सिंपल, आप इजीली याद रख सकते हो. Similarly, even iodine also does the same thing. It doesn't form Helles. Okay, it will only give you hypoiodide. फिर हेलस तो नहीं है उसके पास, हाँ, इट डजंट हैव अ हेलिक, इट हैज अ हेलिक, सो विल बी HOIO2, राइट? देन पर हेलिक भी है HOIO3. सो दीज आर सम ऑफ योर ऑक्सो एसिड ऑफ योर हेलोजेंस. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अब ध्यान दोगे, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्त, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट में अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट यू विल फाइंड दैट देयर एसिडिटी डिक्रीजेस, देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. ओके, एज यू गो डाउन, ऐसे नीचे जाओगे ना, जैसे जैसे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है हेलोजन का, देखो यहाँ पे +1 है, +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, ठीक है. जैसे जैसे इनका हेलोजन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट आल्सो इंक्रीजेस. ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सो व्हाट आई सेड, सो व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ, HClO, ठीक है, ये क्या था अपना पहला वाला, है ना, व्हिच वाज हाइपो. यहाँ से मैं पर क्लोरिक तक जाता हूँ, इफ आई गो टू पर क्लोरिक, दैट इज HClO4, है ना, या इसको मैं HOCl लिख सकता हूँ, और इसको मैं HOClO3. ओके, व्हाइल गोइंग दिस, तो ये जो होगा ये वीक होगा, इट इज़ अ वीक एसिड एंड दिस विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड. तो यहाँ से यहाँ जाने में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है क्लोरीन का, सी, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या है, +1 है, एंड हियर इट इज +7. तो जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इट विल इंक्रीज, समझा? अच्छा, एक और चीज़, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड जस्ट लव टू टेल यू, और ये कुछ ऐसा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ ना दोस्त, तो जो भी हाइपो वाले होंगे, सी, हाइपोहेलस का ऑक्सीजन स्टेट होगा +1, एक्सेप्ट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का सिर्फ -1 होता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, बाकी सबका जो हाइपोहेलस होगा इसका ऑक्सीजन स्टेट होगा प्लस. ओके, इफ आई टॉक अबाउट हेलस एसिड की बात करूँ, तो हेलस एसिड का सबका ऑक्सीजन होगा +3, फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं हेलस, है ना. इफ आई टॉक अबाउट हेलिक एसिड, ओके, हेलिक एसिड का जो आपका ऑक्सीजन होगा दैट विल बी योर +5, ठीक है. अगर मैं बात करूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर पर हेलिक एसिड का जो ऑक्सीजन होगा वो होगा +7, ठीक है. सो एज द ऑक्सीजन स्टेट इज इंक्रीजिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है. जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा. ओके, दिस इज अबाउट माय ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन.
अभी लेट्स सी सम ऑफ द ऑक्सो एसिड स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरीन. ठीक है, अब क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के थोड़े स्ट्रक्चर की बात भी कर लेते हैं दोस्त. ओके, ज़्यादा नहीं, बस ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद लेट्स टॉक. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन्स ऑक्सो एसिड. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन. तो अभी हमने देखा 4 ही स्ट्रक्चर थे. पहला क्या था, हाइपो हेलस था ना, हाइपोक्लोरस एसिड. हाइपोक्लोरस एसिड है, फॉर्मूला क्या है, HOCl. सिंपल स्ट्रक्चर है, आपका जो O होगा वो सेंटर में होगा, HCl, खत्म. ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर भी सॉ इट वाज हेलस ना, सो इट बिकम क्लोरस एसिड. क्लोरस एसिड का फॉर्मूला आपको याद होगा, इट इज HOXO तो ClO, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, सिमिलरली यही स्ट्रक्चर है, उसको हम एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है. सो द स्ट्रक्चर विल बिकम HOCl डबल बॉन्ड. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. और क्लोरस के बाद फिर आता है आपका थर्ड वन, विच इज योर क्लोरिक एसिड. The formula for chloric acid is what? एक O और बढ़ जाता है, it becomes HOClO2. तो इसमें क्या होगा, एक और O ऐड हो जाएगा, तो the structure will change something like this. H O तो रहेगा ही, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, something like this. ठीक है. हाँ, last but not the least, talking about the fourth one, which is what, your perchloric acid. सिमिलरली परक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो गया, HOClO था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परक्लोरिक का एक बढ़ जाएगा, HOClO थ्राइस. एंड टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, बस एक और बढ़ जाएगा. सो समथिंग लाइक दिस. सो लेट्स से ये Cl डबल बॉन्ड O और एक O डबल बॉन्ड O. ओके, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर परक्लोरिक एसिड. Okay, fine. By this I'll end the session. Thank you so much. Any doubt if you have, please contact. Okay, and make sure you done the homework. और भाई साहब टेस्ट दो, जिसने भी टेस्ट नहीं दिया मेक श्योर टेस्ट दो. ओके, चलो बाय, थैंक यू, एंजॉय योर डे.